दूसरा टॉपिक जो आ रहा है बेटे, ये आ रहा है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र। अब बेटे ये जीवन चक्र है, इसको मैं आपको टेबल से भी बता दूंगा, लेकिन पहले आप देख लीजिएगा कि प्लाज्मोडियम किस तरह से, देखो ये आपको याद है कि प्लाज्मोडियम जो है द्विपोषदीय जंतु है। यानी यहां पर आपको याद रखना है कि जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम बेटे द्विपोषदीय है, डाइजेनिक है, डाइजेनिक पैरासाइट है, डाइजेनिक पैरासाइट द्विपोषीय जंतु है। तो एक इसका जो प्राइमरी होस्ट है ये तो बेटे कौन है, मनुष्य है, और इसका जो सेकेंडरी होस्ट है ये कौन है, तो ये है मादा एनाफेलिस, मादा एनाफेलिस मॉस्किटो। तो ये यानी इसको कहोगे द्विपोषदीय, द्विपोषदीय जंतु। तो ये याद रखना बेटे, जिसको कहोगे डाइजेनिक पैरासाइट। यानी जो प्लाज्मोडियम होता है ये द्विपोषदीय जंतु होता है बेटे। ये अपना जीवन चक्र दो पोषदों में पूरा करता है। इसका प्राइमरी पोषक जो होता है वो तो मनुष्य होता है, और इसका द्वितीय पोषक जो होता है वह मादा एनाफ्लीज होती है। आइए अपन देखते हैं बेटे। तो शुरुआत यहां से करते हैं, शुरुआत यहां से करते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा कि यहां बेटे ये मादा एनाफ्लीज है, इसने यहां पर सबसे पहले व्यक्ति को बाइट किया। तो बाइट करने के साथ ही इसके स्पोरोजोइट बेटे कहां जाएंगे, ब्लड में। ठीक है, तो ये ब्लड में लगभग कितने बेटे, आधे यानी 30 मिनट रहेंगे, यानी लगभग हाफ एन आवर यहां पर रहेंगे। फिर यहां से ये इंटर कर जाएंगे, ये छोटे छोटे जो नजर आ रहे हैं बेटे ये है स्पोरोजोइट, ये इंटर कर जाएंगे किस सेल में, यानी लीवर सेल में। तो ये स्पोरोजोइट कहां पर आ गया, ये लीवर सेल में आ गया। ठीक है ना। तो ये है बेटे हिपेटोसाइट सेल, इसको बोलेंगे हिपेटोसाइट सेल यानी लीवर सेल। लीवर सेल में बेटे ये यहां पर भोजन ग्रहण करेगा, और भोजन ग्रहण करके थोड़ा सा आकार में बड़ा हो जाएगा, जिसको कहोगे साइजोंट। और साइजोंट में फिर यहां पर क्या होगा बेटे, या न्या होगा विभाजन। ये याद हो तो कर लेना, नहीं तो आगे मैं बताऊंगा इसे बेटे। और न्या विभाजन होने के साथ ये यहां पर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे, जिन्हें कहोगे मीरोजोइट, मीरोजोइट। क्लियर। अब ये मीरोजोइट जो होते हैं बेटे ये संक्रमण करेंगे किसमें, आरबीसी के अंदर, है ना, ये ध्यान रखना। तो आरबीसी ये है इरिथ्रोसाइट, ये जो यहां लिखा हुआ बेटे ये है आरबीसी, ये आरबीसी ध्यान रखना, और ये इसके अंदर संक्रमण करेंगे। तो संक्रमण करने के साथ ही पहले ये आकार में बड़े हो जाएंगे, जिसे आप क्या कहोगे, जिसे कहोगे ट्रोफोजोइट, ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट आगे चलकर बेटे इसमें विभाजन होगा। तो पहले तो ये भी आकार में बड़ा होगा, जिसको साइजोंट कहेंगे, और साइजोंट में फिर बेटे यहां पर ये विभाजन होगा और छोटी छोटी रचनाएं बनेगी, जिन्हें आप कहोगे माइक्रोस्पोरोजोइट। यानी यहां पर बेटे ये जो बने इन्हें आप कह सकते हो माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट या माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट। और ये माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट वापस आरबीसी को संक्रमित करेंगे, और वापस आरबीसी को संक्रमित करके ये तो फर्स्ट नंबर पर है, और ये सेकंड नंबर पर बेटे फिर ये यहां पर बनाएंगे गैमेटोसाइट, गैमेटोसाइट। एक बार और देख ले कि बेटे मच्छर ने किसी व्यक्ति को काटा, बाइट किया, और ब्लड में उसने किसको डाल दिया, स्पोरोजोइट को। ये यहां पर याद रखना, ये स्पोरोजोइट आधे घंटे तक तो बेटे ये ब्लड में रहेंगे। आधे घंटे के बाद में ये जो स्पोरोजोइट है ये किस में प्रवेश कर जाएंगे, यानी लीवर सेल में। लीवर सेल में ये भोजन ग्रहण करेंगे और आकार में बड़े हो जाएंगे, जिसे कहेंगे साइजोन। साइजोन में बेटे साइजोगनी होगी, यानी बहुविभाजन होगा, जिसको साइजोगनी भी आप यहां कह सकते हो, साइजोगनी, है ना, जिसको बहुविभाजन भी कहते हैं। और बहुविभाजन से बेटे यहां पर ये कई सारे जो है रचनाएं बनेगी, जिनको आप कह सकते हो मीरोजोइट यानी क्रिप्टोजोइट, या फिर ये जो साइजोंट है ना बेटे इसे आप क्रिप्टोजोइट भी बोल सकते हो, क्रिप्टोजोइट। और क्रिप्टोजोइट भी यहां पर बन जाएंगे क्रिप्टोमीरोजोइट। अब ये जो क्रिप्टोजोइट है ये बेटे संक्रमित करेंगे आरबीसी को, और आरबीसी में पहले यहां पर जो है ये बड़ा हो जाएगा, यानी यहां पर ये फूड ग्रहण करेगा, इसके हीमोग्लोबिन वगैरह को ये भोजन के रूप में ग्रहण करेगा और आकार में बड़ा हो जाएगा, जिसको कहेंगे ट्रोफोजोइट।
ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट बेटे इसमें भी यहाँ पर ट्रोफोजोइट वाली जो सारी की सारी रचना है ये कहलाएगी यहाँ पर साइजोंट। ये साइजोंट है। साइजोंट में भी वही अब क्या होगा बेटे, विभाजन होगा, और विभाजन होते ही कई सारी छोटी छोटी रचनाएं बनेगी जिसे माइक्रोमेटा क्रिप्टो मीरोजोइट यहां पर आप कहेंगे। अब ये मीरोजोइट वापस फर्दर आरबीसी को संक्रमित करेंगे और फिर ये यहां पर क्या बनाएंगे, गेमिटोसाइट। बेटे गेमिटोसाइट यहां पर दो तरह के होंगे, एक तो यहां पर ये तो मेल होगा, ध्यान रखना, नर युग्मक जिसको कहोगे माइक्रो यानी माइक्रो गेमिटोसाइट, ये वाला तो कहलाएगा बेटे माइक्रो गेमिटोसाइट, और ये फीमेल वाला होगा तो ये कहलाएगा यहां पर मैक्रो गेमिटोसाइट। अब ये जो माइक्रो गेमिटोसाइट है फिर बेटे यहां पर ये मॉस्क्यूटो फिर बाइट करेगा। अब ये किसको बाइट करेगा, संक्रमित व्यक्ति को। ये फिर यहां पर देखो मॉस्क्यूटो आ गया, लेकिन ये व्यक्ति कौन सा है, ये व्यक्ति है संक्रमित, है ना, जिसके ब्लड में क्या प्रेजेंट है, ये दोनों माइक्रो और मैक्रो गेमिटोसाइट है। तो जैसे बेटे दूसरी बार, पहली बार तो यहां पर आया था और इसने बाइट किया था स्वस्थ व्यक्ति को, ये यहां पर ये है स्वस्थ व्यक्ति, ये ध्यान रखना बेटे, ये स्वस्थ व्यक्ति है और ये कौन सा व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति है जिसके ब्लड में माइक्रो और मैक्रो गेमिटोसाइट प्रेजेंट है। उसके बाद में बेटे ये मॉस्क्यूटो में जैसे माइक्रो मैक्रो अब ये किसके अंदर आ गए, तो यहां पर बेटे ये किसके अंदर है, ये मॉस्क्यूटो के अंदर है। अब ये जो साइकिल चल रहा है ये मॉस्क्यूटो के अंदर है बेटे, ध्यान रखना। तो ये मच्छर के अंदर अब ये साइकिल चल रहा है, ध्यान रखना बेटे, यहां से यहां तक ये और ये कौन है यहाँ पर, ये है मनुष्य। तो इधर की जो साइकिल है वो तो बेटे मनुष्य के अंदर है। अब मनुष्य में भी यहां से यहां तक तो बेटे ये लीवर में है, यहां से यहां तक ये तो यकृत में है या लीवर में है, और बेटे ये यहां से यहां तक जो साइकिल चल रही है आरबीसी के अंदर है। तो मनुष्य में दो जगह ये अपना जीवन चक्र चलाता है, एक तो लीवर के अंदर चलाता है और एक आरबीसी के अंदर भी चलाता है, ठीक है। उसके बाद में बेटे अब मच्छर के अंदर ये दोनों गेमेटोसाइट आ गए, ये गेमेटोसाइट तो आ गए बेटे, तो एक गेमेटोसाइट तो ये तो नर वाला है और ये वाला जो गेमेटोसाइट है ये मादा वाला है, ठीक है। अब इनमें होगा बेटे यानी जो है शुक्र जनन और अंड जनन। तो ये वाला जो शुक्राणु है ये तो स्पर्म बनाएगा, ये वाला ओवम बनाएगा, इन दोनों में बेटे फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन से यहां पर सबसे पहले क्या बनेगा, ये बनेगा जाइगोट। जाइगोट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, उसको आप क्या कहोगे, उकाइनीट, उसको आप बोलोगे उकाइनीट। उकाइनीट आगे चलकर बेटे बड़ी हो जाएगी जिसको आप कहोगे ऊसिस्ट। अब इसमें ऊसिस्ट में विभाजन होगा और विभाजन से बेटे फिर वापस यहां पर ये कई सारी रचनाएं बन जाएगी जिन्हें आप कहोगे स्पोरोजोइट। हालांकि यहां तो बेटे इस तरह से बताया गया है, इसकी लाइफ साइकिल में भी आगे डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले डायग्राम में देख लेना बेटे। यानी यहां पर मच्छर ने काटा, ध्यान से एक बार फिर समझ लो कि सबसे पहले इस स्वस्थ व्यक्ति को इस मादा एनाफ्लीज ने बाइट किया और ये मादा एनाफ्लीज की लार में क्या प्रेजेंट थे, स्पोरोजोइट यानी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट थे। तो बेटे जब मादा एनाफ्लीज बाइट करती है तो दो नलिकाओं को बॉडी के अंदर प्रवेश करवाती है। यानी इस तरह से आप देख ले कि कोई भी मादा एनाफ्लीज जब बाइट करती है तो ये हमारी स्किन है, तो यहां पर बेटे इसका इस तरह से ये रचना है। तो एक ये लार ग्रंथियां हैं, ध्यान रखना, तो एक से तो ये क्या करती है, ब्लड को ऊपर खींचती है और एक में ये क्या छोड़ती है बेटे, लार छोड़ती है। तो जिसमें लार छोड़ेगी उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोरोजोइड, और एक नलिका से ब्लड को ऊपर शक करते हैं कि ब्लड जमे नहीं। तो जब लार उड़ेलती है बेटे, मच्छर का कोई इरादा नहीं है हमें मलेरिया रोग फैलाने का, लेकिन जब वह मादा एनाफ्लीज लार को बेटे शक करती है तो उसकी लार में होते हैं स्पोरोजोइड, तो वो लार के साथ साथ जो है हमारे ब्लड में आ जाते हैं। मच्छर का काम तो क्या था कि जब वो ब्लड को शक कर रहा है बेटे तो वो रक्त जमे नहीं, इस कारण से वो लार को छोड़ते हैं, क्योंकि इसके लार में एक एनाफिलिन या फिर मोस्क्यूटिन रक्त प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है जो रक्त को जमने से रोकता है। इतना आपको याद करना है। अब देखो बच्चे, जैसे ही मच्छर ने काटा तो मच्छर के काटते ही उसके अंदर लार में मौजूद स्पोरोजोइट ब्लड में आ गए। ब्लड में कितने समय तक रहेंगे, आधे घंटे तक। आधे घंटे के बाद में ये स्पोरोजोइट किसमें प्रवेश कर जाएंगे, लिवर सेल में। लिवर सेल में जाकर बेटे ये भोजन ग्रहण करेंगे और ये आकार में बड़ा हो जाएगा, उसको क्रिप्टोजोइट कहोगे। क्रिप्टोजोइट के बाद में बेटे फिर उसके अंदर जो है क्या कहते हैं, विभाजन होगा और वहां पर कई सारी छोटी छोटी रचनाएं बनेगी जिसे क्रिप्टोमीरोजोइट कहोगे।
लिवर सेल फट जाएगी और लिवर सेल के बाद में बेटे ये फिर प्रवेश करेंगे कहां पर, यानी आरबीसी में, और ये इरिथ्रोसाइटिक साइकिल जिसको अपन कहते हैं वो शुरू कर देंगे। और जैसे ये आरबीसी में जाएंगे तो आरबीसी में भोजन ग्रहण करके ये और बड़े हो जाएंगे, जिसे ट्रोफोजोइट कहोगे। ट्रोफोजोइट बेटे जो है क्या कहते हैं, ये साइजोइड भी कहलाता है। फिर इसके अंदर विभाजन होता है और कई सारे माइक्रोमेटा या मैक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइट बनते हैं। यहां तक क्लियर। फिर बेटे ये फट जाएंगे और फटने के साथ ही जो है क्या कहते हैं, फर्दर फिर आरबीसी पर अटैक कर, दोबारा फिर आरबीसी पर जाएंगे और आरबीसी में जाकर अब ये क्या करेंगे, गेमेटोसाइट का निर्माण करेंगे। तो आरबीसी में दो तरह के गेमेटोसाइट बनेंगे, एक छोटा बनेगा जिसको माइक्रो गेमेटोसाइट कहोगे और एक बड़ा बनेगा जिसे मैक्रो गेमेटोसाइट कहोगे। ये दोनों गेमेटोसाइट वाली अवस्था तक का जो जीवन चक्र है, ये चक्र है बेटे मनुष्य के अंदर। यहां तक क्लियर। अब ये दोनों गेमेटोसाइट मौजूद हैं किसके अंदर, मनुष्य के अंदर। अब कोई मादा एनाफ्लिज जिसके अंदर कोई प्लाज्मोडियम नहीं है, अब इस संक्रमित व्यक्ति को बाइट करेगी तो बेटे उस मादा एनाफ्लिज के अंदर क्या चले जाएंगे, ये दोनों गेमेटोसाइट उसके अंदर चले जाएंगे। अब यहां पर क्या होता है कि मनुष्य के रक्त की सारी अवस्थाएं तो मादा एनाफ्लिज पचा जाती है, लेकिन बेटे ध्यान रखिएगा कि जो है क्या कहते हैं, ये जो गेमेटोसाइट है माइक्रो और मैक्रो, ये मादा एनाफ्लिज इन्हें नहीं पचा पाती। तो जैसे बेटे ये मादा एनाफ्लिज के अंदर जाते हैं तो वहां पर बेटे इसमें युग्मक जनन होता है। शुक्र जनन के माध्यम से तो शुक्राणु बन जाते हैं और अंड जनन के माध्यम से बेटे अंडाणु बन जाते हैं। तो जो माइक्रो गेमेटोसाइट होता है वो तो शुक्राणु बनाता है और जो मैक्रो गेमेटोसाइट होता है वो अंडाणु बनाता है। मच्छर के आमाशय में बेटे दोनों का निषेचन होता है, दोनों आपस में मिलते हैं तो एक द्विगुणित रचना बनती है, यानी जाइगोट। तो ये जाइगोट कहां बना बेटे, ये बन गया मच्छर के अंदर। अब जाइगोट गोलाकार रचना होती है ना, और ये आमाशय की भित्ति में होता है बेटे, ये गुहा में नहीं होता, ध्यान रखना। फिर जैसे ही ये जाइगोट थोड़ी लंबी रचना हो जाते उसे उकाइनीट कहते हैं, और उकाइनीट बेटे आगे चलकर फिर गोल हो जाते हैं जिसे स्पोरोसिस्ट कहेंगे, है ना, ऊसिस्ट कहेंगे। ऊसिस्ट में फिर विभाजन होता है तो स्पोरोजोइट बन जाते हैं और ये स्पोरोजोइट मच्छर की लार ग्रंथियों में इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये जो मादा एनाफ्लिज है, अब ये किसी दूसरे शेष व्यक्ति को काटेगी तो उसके लार में मौजूद ये जो स्पोरोजोइट है ये उस शेष व्यक्ति के अंदर चले जाएंगे। फिर उसके अंदर भी बेटे वही लिवर में जाएंगे, वही आरबीसी में जाएंगे, फिर वही गेमेटोसाइट बनेंगे, फिर ये मच्छर, इस तरह से ये जीवन चक्र चलता रहता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी बेटे कि मनुष्य में ही पूरा क्यों हो गया, क्यों नहीं हुआ, मादा एनाफ्लिज की क्या जरूरत पड़ी। तो याद रखना कि बेटे मनुष्य है गर्म रुधिर वाला जंतु और मादा एनाफ्लिज है ठंडे रुधिर वाले जंतु। तो स्पोरोजोइट में युग्मक जनन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। वर्ड याद करना क्योंकि क्वेश्चन ये बनेगा बेटे, या आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ये जो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र है ये मनुष्य में ही पूरा क्यों नहीं हुआ, इसको मादा एनाफ्लिज की जरूरत क्यों पड़ी। तो याद रखना मनुष्य में तापमान ज्यादा होता है बेटे, क्योंकि गर्म रुधिर वाले जंतु में आता है ये स्तनधारी, और उधर मादा एनाफ्लिज का तापमान कम होता है। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के लिए बेटे कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो युग्मक जनन जो होगा इसमें, तो युग्मक जनन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होगी, ज्यादा तापमान पर इसमें शुक्राणु या अंडाणु नहीं बनेंगे, ये याद रखना। तो फिर इस कारण से इसको द्वितीय पोषक के रूप में मादा एनाफ्लिज का उपयोग करना पड़ता है। तो ये तो बेटे डायग्राम से मैंने समझाया। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे यहां पर बेटे है स्पोरोजोइट, तो आप ये देख लीजिएगा कि सबसे पहले ये यहां पर मच्छर है, ये यहां पर मादा एनाफ्लिज है। तो मच्छर है बेटे, इसने क्या किया, मनुष्य को बाइट किया और बाइट करने के साथ ही इसने स्पोरोजोइट को, ये मादा एनाफ्लिज है और इसके स्पोरोजोइट जो है ये वाले, तो ये किस में इंटर कर गए, लिवर सेल में। और ये लिवर सेल किसके बेटे, ये मनुष्य की, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो स्पोरोजोइट है ये मनुष्य के लिए क्या है, प्रथम संक्रमणकारी अवस्था। ये क्वेश्चन आता है बेटे, याद रख लेना कि जो स्पोरोजोइट होता है, जैसे मच्छर मनुष्य को बाइट करेगा तो वह अपनी लार ग्रंथियों से सबसे पहले मनुष्य के रक्त में क्या छोड़ेगा, तो जवाब याद कर लेना स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट बेटे मनुष्य में प्रथम संक्रमणकारी अवस्था है प्लाज्मोडियम की। फर्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देना, यानी प्लाज्मोडियम की प्रथम संक्रमणकारी जो अवस्था है वह है स्पोरोजोइट। अब ये स्पोरोजोइट बेटे तर्कुनुमा संरचना होती है, इस तरह से ये स्पोरोजोइट है, ये तर्कुनुमा संरचना होती है, छोटी रचना होती है। अब ये मनुष्य में आ
आ गया बेटे कहां पर, लीवर सेल में। लीवर सेल में आने के साथ ये भोजन ग्रहण करेगा और भोजन ग्रहण करके यह आकार में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसे आप क्या कहोगे, क्रिप्टोजोइट कहोगे। ध्यान रखना बेटे, इसको क्या कहोगे, क्रिप्टोजोइट। अब क्रिप्टोजोइट में बहुविभाजन होगा। विभाजन का माने कैसा होगा बेटे, बहुविभाजन, मल्टीपल फिशन होगा, जिसमें एक केंद्रक से कई सारे केंद्रक बनेंगे और मल्टीपल फिजन से बेटे यहां पर बनते हैं क्रिप्टोमीरोजोइट। तो यहां आप देख लें कि इस तरह से इसमें ये कई सारी रचनाएं बनेगी, इस रचनाओं को कहोगे क्रिप्टोमीरोजोइट। कुछ समय बाद में बेटे ये लीवर सेल यहां से फट जाती है और ये क्रिप्टोमीरोजोइट मुक्त होकर और ये प्रवेश कर जाएंगे किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। तो यहां से यहां तक का जो पार्ट था, तो ये पार्ट तो बेटे किसके अंदर होगा, यानी यहां से यहां तक आप देखेंगे ये वाला, तो ये वाला पार्ट बेटे किसके अंदर होता है, लीवर सेल में। तो इसको कहते हैं प्री पेटेंट पीरियड। अगर याद हो तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। तो आप देख लो, स्पोरोजोइट ने लीवर सेल में प्रवेश किया, लीवर सेल में जाकर भोजन ग्रहण किया, आकार में बड़ा हो गया। पहले कैसा था बेटे, देख लो, स्पोरोजोइट तर्कुनुमा था, अब कैसा हो गया, ये है बेटे यहां पर, ये परजीवी है, ध्यान रखना। ये तो लिवर सेल है और ये मैंने गोला बनाया, ये परजीवी है, तो ये गोल हो गया जिसे क्रिप्टोजोइट का। क्रिप्टोजोइट में बेटे विभाजन हुआ तो यहां पर ये कई सारी रचनाएं बनी, तो इन रचनाओं को अपने क्या कहा, क्रिप्टोमीरोजोइट। क्रिप्टोमीरोजोइट के बाद में ये फट जाते हैं लीवर सेल, अब ये इंटर करते हैं किसके अंदर, आरबीसी में। अब ये जो साइकिल चल रही है बेटे, ये आरबीसी में चल रही है, याद रखना। तो अब ये जो है क्या कहते हैं, ये आरबीसी में ये आ गया बेटे मेटाक्रिप्टोजोइट, भोजन ग्रहण किया और ये भी थोड़ा सा बड़ा हो गया यहां पर, जिसको कहा क्रिप्टोमीरोजोइट। क्रिप्टोमीरोजोइट में बेटे विभाजन हुआ और विभाजन होने के साथ यह आरबीसी है और ये यहां पर इसमें कई सारी रचनाएं बन गई, है ना। तो इसको क्या कहा, माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरो, नाम बड़ा है बेटे याद रखना, माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजोइट। क्योंकि यहां पर आप देखो कि क्रिप्टो, यहां पर मेटा क्रिप्टोजोइट तो यहां बनी गए थे, अब जैसे विभाजन हुआ तो यहां बने माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट। क्लियर। अब आरबीसी फिर फटेगी और फिर फटने के साथ बेटे यह आरबीसी यहां पर फट चुकी है और आरबीसी में ये छोटे छोटे कण और साथ में ये बड़े कण यहां पर मुक्त हो जाते हैं। ये अब यहां पर ये जो छोटे छोटे कण मुक्त हो, इन्हें कहते हैं हीमोजोइन कणिकाएं, और प्लस यहां पर माइक्रोमेटा क्रिप्टो, ये यहां पर आप जो मुक्त होंगे ये माइक्रो एंड मैक्रो, ये दोनों ही मुक्त बेटे, मेटा क्रिप्टोजोइट। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि जैसे आरबीसी के अंदर आए, समझो पहले ध्यान से, आरबीसी के अंदर आकर भोजन ग्रहण किया, आकार में बड़ा हुआ, बड़े होते क्या कहा इसे, मेटा क्रिप्टोजोइट। थोड़ा सा याद कर लेना, कठिन तो है। विभाजन हुआ और माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट बने। फिर बेटे ये जो माइक्रोमेटा है ये वापस आरबीसी फटेगी, आरबीसी के फटने के साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है बेटे ये हीमोजोइन कणिकाएं। ये हीमोजोइन कणिकाएं जैसे ही मुक्त होगी ना, हमें मलेरिया के प्रथम लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही बेटे आरबीसी फटेगी तो आरबीसी के फटने के साथ ही ये हीमोजोइन कणिकाएं रक्त में मुक्त होगी। तो जब ये हीमोजोइन कणिकाएं रक्त में मुक्त होगी बेटे, तो उस समय हमें कपकपी आएगी, हमें बुखार आना शुरू हो जाएगा, हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाएगा। तो ये मलेरिया का प्रथम लक्षण है, किसकी वजह से, हीमोजोइन कणिकाओं के कारण। अब यहां पर मुक्त हुए बेटे माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट वापस यानी री इंटर, ये याद रखना बेटे, री इंटर इनटू आरबीसी। आरबीसी में ये वापस प्रवेश करेंगे और वापस प्रवेश करके बेटे यहां पर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे माइक्रो और मैक्रो गेमिटोसाइट। यहां तक की अवस्था है, तो यहां तक की अवस्था तो बेटे ये किसमें संपन्न होगी, तो ये अवस्था होगी मनुष्य में। अब उसमें भी आप देख ले कि यहां से लेके यहां तक तो लीवर के अंदर हो रहा है बेटे, और यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक आरबीसी में हो रहा है, जिसे इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहेंगे। तो आरबीसी के अंदर ये क्रिप्टोमीरोजोइड बनते हैं और आरबीसी के अंदर ही क्या बनते हैं, मैक्रो और माइक्रो गेमिटोसाइट बनते हैं। अब यहां से ये बेटे मच्छर फिर बाइट करेगा, यानी मच्छर में प्रथम संक्रमण, और प्रथम संक्रमण कौन होगा, गेमिटोसाइट। तो यहां पर मच्छर फिर बाइट करेगा, किसको बाइट करेगा, संक्रमित व्यक्ति को, ये याद रखना। यानी मच्छर फिर संक्रमित व्यक्ति को बाइट करेगा और मच्छर के अंदर क्या आ जाएंगे, यानी माइक्रो और मैक्रो गेमिटोसाइट। तो प्रथम संक्रमण किसमें होगा, फीमेल एनाफिलीज में, यानी ये फर्दर बाइट करेगी बेटे, यानी दोबारा किसी संक्रमित व्यक्ति को।
संक्रमित व्यक्ति को काटती है, ये याद रखना। जिसकी वजह से क्या होगा बेटे कि ये गेमेटोसाइट किस में आ जाएंगे, फीमेल एनाफिलीज में। फीमेल एनाफिलीज में आने के साथ ही शुक्रजनन और अंडजनन होगा, यानी दोनों गेमेटोसाइट अंदर आ जाएंगे बेटे। एक तो ये छोटा गेमेटोसाइट और एक होगा बड़ा गेमेटोसाइट। छोटे गेमेटोसाइट में शुक्रजनन होगा और यहां पर क्या बनेंगे, यहां बनेंगे शुक्राणु, इसमें शुक्राणु बनेंगे। बड़े गेमेटोसाइट में बेटे क्या होगा, यानी अंडजनन होगा और यहां पर क्या बनेंगे, यानी अंडाणु। तो शुक्राणु अंडाणु दोनों बन चुके हैं। अब दोनों के अंदर बेटे क्या होगा, निषेचन, और ये निषेचन कहां होगा, आमाशय की भित्ति में होता है। और सबसे पहली रचना बनती है, तो इस रचना को आप क्या कहोगे, जाइगोट। यहां तक के लिए जाइगोट थोड़ा सा आकार में इस तरह से लंबी हो जाएगी, तो इसको क्या कहोगे बेटे, उकाइनिट। उकाइनिट आकार में थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, तो इसको कहोगे आप स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट में बेटे यहां पर कई सारे विभाजन होते हैं और ये बड़ा हो जाता है, जिसको स्पोरोंट कहते हैं। और स्पोरोंट में फिर इस तरह से विभाजन होता है और ये यहां पर कई सारे स्पोरोजोइट यहां पर बन जाते हैं। ये फटता है और इसकी लार ग्रंथियां इस तरह से मच्छर की, तो यहां पर आकर भी इस तरह से ये स्पोरोजोइट इसकी लार ग्रंथियों में स्टोरेज हो जाते हैं। तो जीवन चक्र तो बहुत लंबा है बेटे, क्योंकि कई बच्चों को तो ये जीवन चक्र याद करते करते बिना मच्छर के काटे मलेरिया हो जाता है। तो ये ज्यादा आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैं पॉइंट अभी बताऊंगा वो पॉइंट याद कर लेना। ये तो बेटे अगर नेट की तैयारी करे तो उस समय याद करने की कोशिश करना, लेकिन ये याद करना आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है ये, तो ये आपको याद करना ही है। अगर याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद करे तो बेटे आप खुश रहो। तो इस तरह से आप देखिएगा कि ये जीवन चक्र है। वैसे भी बेटे मैंने ज्यादा कोई डिटेल नहीं बताया, अगर मैं डिटेल बताता ना तो 10 पेज में ये पूरा होता। तो यहां सिर्फ आपको इतना याद करना है कि सबसे पहले सपोज करो मैं हूं बेटे, है ना। अब यहां पर मैं स्वस्थ व्यक्ति हूं, अब कोई मादा एनाफिलीज मुझे आकर बाइट कर रही है, ये ध्यान रखना, जो किसी दूसरे संक्रमित व्यक्ति को काट कर आई है। तो जो मुझे बाइट किया तो सबसे पहले मेरे अंदर क्या छोड़ा उसने, स्पोरोजोइट को छोड़ा। ये स्पोरोजोइट आधे घंटे तक तो मेरे ब्लड में रहेगा, आधे घंटे बाद ये लिवर सेल में चला जाएगा। लिवर सेल में जाकर बेटे वहां से भोजन ग्रहण करेगा, आकार में बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा होते क्या कहोगे, उसे क्रिप्टोजोइट कहोगे। फिर उसमें विभाजन होगा बेटे, कई सारे छोटे छोटे कण बनेंगे जिन्हें क्रिप्टोमीरोजोइट कहोगे। यहां पर दे रखा है क्रिप्टोमीरोजोइट। यहां तक तो बेटे ये लिवर में चलेगा ये साइकिल, फिर ये लिवर सेल फट जाएगी क्योंकि कई सारे क्रिप्टोजोइट बनेंगे। लिवर सेल फटते ही बेटे ये जो क्रिप्टोमीरोजोइट होते हैं वो किस में चले जाएंगे, आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर जाकर बेटे ये भोजन ग्रहण करेंगे, बड़े हो जाएंगे, जिन्हें ट्रोफोजोइट कहेंगे। उसके बाद में इसमें विभाजन होगा और विभाजन होने के साथ ही बेटे यहां बनेंगे माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट और माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट, ये बन गए। फिर आरबीसी फटेगी बेटे। आरबीसी के फटने के साथ ही क्या होगा कि यहां पर अब आरबीसी के फटते ही उसमें हीमोजोइन कणिकाएं भी मुक्त होगी और साथ में क्या बने थे, माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट और मैक्रो मेटा ये भी मुक्त होंगे। हीमोजोइन कणिकाओं के मुक्त होते हमें बुखार आना शुरू हो जाएगा, यानी मलेरिया के प्रथम लक्षण बेटे हीमोजोइन कणिकाओं के कारण, जैसे सर्दी लगना, कपकपी आना, तापमान बढ़ना, ये सारी क्रियाएं होगी। अब यहां पर वापस क्या मुक्त हो गए, माइक्रो और मैक्रो क्रिप्टोमीरोजोइट बेटे ये फिर आरबीसी में जाएंगे और आरबीसी में जाकर वहां पर ये गेमेटोसाइट बनाएंगे। जैसे माइक्रो वाला होगा तो माइक्रो गेमेटोसाइट बनाएगा, मैक्रो क्रिप्टोमीरोजोइट हुआ तो मैक्रो गेमेटोसाइट बनाएगा। यहां तक का जीवन चक्र तो ये मनुष्य में पूरा करेगा। लेकिन अब क्या है बेटे, इस प्लाज्मोडियम में युग्मक जनन होना है तो उसके लिए इसको न्यूनतम तापमान की जरूरत पड़ेगी। मनुष्य में युग्मक जनन नहीं हो पाएगा, तो फिर अब इसको किसी से ठंडे रुधिर वाले जंतु की आवश्यकता होती है और यह आवश्यकता पूरी करती है मादा एनाफिलीज। अब बाय द वे मान लो मुझे संक्रमण बुखार आ गया बेटे, मेरे अंदर गेमेटोसाइट भी बन चुके हैं। अब कोई मादा एनाफिलीज जब मुझे फिर वापस बाइट करेगी, वापस बाइट करने के साथ ही क्या होगा बेटे, उसकी लार के अंदर ये चले जाएंगे क्या, माइक्रो और मैक्रो गेमेटोसाइट। वहां जाते उसके आमाशय में बेटे वही युग्मक जनन होगा। तो माइक्रो वाला तो बेटे शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु बनाएगा और मैक्रो गेमेटोसाइट जो है वो अंड जनन के द्वारा अंडाणु बनाएगा। अब दोनों बन गए, शुक्राणु भी बन गया, अंडाणु भी बन गया। दोनों में बेटे निषेचन
निषेचन होगा, और ये निषेचन कहां होगा? मच्छर के आमाशय में। वर्ड याद करना, ये कोई अंडवाहिनी में या गर्भाशय में या वेजाइना में नहीं होगा, ये निषेचन होगा आमाशय में। जैसे आमाशय में निषेचन होगा बेटे तो जाइगोट बनेगा, तो ये जाइगोट यहां पर बन चुका है। जाइगोट गोलाकार होता है बेटे, ध्यान रखना, और ये गोलाकार रचना आगे चलकर लंबी रचना में बदल जाती है जिसे उकाइनीट कहते हैं। ये चल अवस्था है, ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम की चल अवस्था ये है बेटे उकाइनीट, ये याद रखना। ये कौन सी अवस्था है इसकी? चल अवस्था है ये उकाइनीट। और फिर ये उकाइनीट आगे चलकर फिर ये गोल हो जाती है तो उसे आप कहोगे स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उसे कहोगे स्पोरोंट। ये ध्यान रखना, उकाइनीट बदली बेले किसमें? स्पोरोसिस्ट में। स्पोरोसिस्ट आकार में बड़ा हुआ तो उसे कहा स्पोरोंट। और स्पोरोंट के अंदर बेटे बीजाणु जनन होगा, स्पोरुलेशन, हिंदी में क्या बोलोगे इसे? बीजाणु जनन। और बीजाणु जनन होते बेटे कई सारे स्पोरोजोइड 10,000 के लगभग बनते बेटे यहां पर, तो ये कई सारे यहां पर हुआ बीजाणु जनन, ये याद रखना, इसको बोलते हैं बीजाणु जनन। और बीजाणु जनन होते यहां पर कई सारे स्पोरोजोइट यहां पर बन जाते हैं, और ये स्पोरोट फटने के साथ ही ये यहां पर फट जाता है बेटे, और ये फटने के साथ ही सारे के सारे स्पोरोजोइट ये इसकी किस ग्रंथियों में इकट्ठे हो जाते हैं? लार ग्रंथियों में। तो इस तरह से इसका जीवन चक्र है जिसको आप 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं यहां पर। तो पहला पॉइंट देखो बेटे, यहां देखिएगा, ये मेरा पहला पॉइंट है, ये है प्लाज्मोडियम। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि प्लाज्मोडियम यानी स्पोरोजोइट के रूप में मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। तो ये याद रखना, मनुष्य के लिए प्रथम संक्रमणकारी अवस्था, ये पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों, याद कर लेना कि प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट के रूप में मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। अतः स्पोरोजोइट मनुष्य के लिए मलेरिया की प्रथम संक्रमणकारी अवस्था है। तो यह आपको याद रखना है, प्रथम संक्रमणकारी अवस्था, यानी प्लाज्मोडियम की जो प्रथम संक्रमणकारी अवस्था है वह है बेटे स्पोरोजोइट। उसके बाद में क्या हुआ? संक्रमण के आधे घंटे बाद स्पोरोजोइट रक्त से कहां चला जाता है? यकृत कोशिका में चले जाते हैं। यह भी याद करना, कितने घंटे बाद? आधे घंटे बाद। क्यों चले जाते हैं? तो यह याद रखना, किससे बचने के कारण? डब्ल्यूबीसी से बचने के कारण, यह भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर स्पोरोजोइट बेटे रक्त में रहा तो डब्ल्यूबीसी हमारी फेगोसाइट का कार्य करती है, और ये डब्ल्यूबीसी उस स्पोरोजोइट का भक्षण कर लेगी। तो इस कारण से क्या होगा कि आधे घंटे बाद ये जल्दी ही कहां चले जाएंगे? लीवर सेल में। फिर मैंने कहा था बेटे लीवर सेल में ये क्या करेंगे? भोजन ग्रहण करेंगे, और भोजन ग्रहण करके ये आकार में बड़े हो जाएंगे, याद रखना। तो फिर तीसरा, ये तो पहला पॉइंट था बेटे, ये सेकेंड पॉइंट, यानी जो है अब उसके बाद में देखो कि संक्रमण के बाद ये चले जाते हैं, और जहां ये भोजन ग्रहण करके किस में बदल जाएंगे? क्रिप्टोजोइट में बदल जाते हैं। तो ये आपको याद हो गया कि जैसे मादा एनाफिलिस किसी व्यक्ति को काटेगी तो क्या छोड़ेगी? सबसे पहले स्पोरोजोइट, और ये आधे घंटे बाद लीवर सेल में चले जाएंगे, वहां भोजन ग्रहण करके बेटे ये बड़े हो जाएंगे, और बड़े होते इसको क्या कहोगे? यानी क्रिप्टोजोइट। मतलब ये ऐसे याद कर लो कि ये तो आपके पास में स्पोरोजोइट है, और ये जाकर आकार में बड़ा हो गया, अब इसको कहोगे आप क्रिप्टोजोइट। अब क्या हुआ बेटे? यानी जो थर्ड पॉइंट में आपको याद रखना है कि क्रिप्टोजोइट में क्या होगा? बहुविभाजन होगा, तथा यहां पर मेटा क्रिप्टोजोइट बनते हैं, है ना, मेटा क्रिप्टोजोइट का निर्माण होता है। यह यकृत कोशिका से बाहर आकर किसमें प्रवेश कर जाएंगे? आरबीसी में। जैसे यहां पर बेटे, यहां पर इसमें विभाजन हुआ, और विभाजन के दौरान यहां पर ये कई सारी रचनाएं बनी, तो इन रचनाओं को आपने क्या कहा? मेटा क्रिप्टोजोइट। अब ये फट गया, तो ये फटने के साथ ही ये किस में इंटर कर जाएगा? तो ये क्या है यहां पर? आरबीसी। और कौन सी साइकिल शुरू हो जाएगी? इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ये यहां पर शुरू हो जाएगी अब इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, और ये इसके अंदर आ गया। तो अंदर क्या आया यहां पर? ये अंदर आया बेटे मेटा क्रिप्टोजोइट। ये किसमें प्रवेश कर गया? आरबीसी में। अब आरबीसी में क्या होगा बेटे? यानी मेटा क्रिप्टोजोइट में विभाजन होता है, तथा यहां पर माइक्रो एंड मैक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट का निर्माण होता है। यानी यहां पर आप देख लें बेटे कि इसके अंदर यहां पर ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर ये कुछ छोटे बनेंगे, कुछ बड़े बनेंगे, कुछ छोटे बनेंगे, कुछ बड़े बनेंगे, ठीक है। ये रचनाओं का यहां पर निर्माण होता है, तो ये यहां पर बन जाते हैं। तो ये छोटे वाली रचनाओं को तो क्या कहोगे? माइक्रो
मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट, और बड़े वाले को क्या कहोगे, मैक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट। तो ये वर्ड थोड़ा सा याद कर लेना कि आरबीसी में किसने प्रवेश किया, मेटा क्रिप्टोजोइट ने। मेटा क्रिप्टोजोइट में बेटे विभाजन हुआ, यहां पर ये विभाजन हो गया, देखो आप ध्यान से। और विभाजन होते बेटे ये जो प्रवेश किया आरबीसी में, किसने प्रवेश किया यहां पर, मेटा क्रिप्टोजोइट ने। और फिर बेटे विभाजन हुआ तो जो छोटे बने उसका नाम तो है माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजोइट, और जो बड़े बने उसका नाम है मैक्रोमेटा। यहां तक क्लियर। आगे आप देखिएगा, आगे देखो बेटा, अब आरबीसी क्या होती है, फट जाती है, जिससे रक्त में विषैला पदार्थ हीमोजोइन कणिकाएं, ये ध्यान रख बेटे, हीमोजोइन कणिकाएं मुक्त होती है, जिससे मलेरिया के प्रथम लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे सर्दी लगना, कपकपी आना और शरीर तापमान बढ़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। तो ये इंपॉर्टेंट कैसे हैं कि जैसे आरबीसी फटेगी तो आरबीसी के फटने के साथ ही बेटे वहां पर ये जैसा आरबीसी, यहां तक आरबीसी बन चुकी थी ना बच्चों कि ये हमारे पास में ये छोटी रचना है, ये छोटी रचना है और कुछ इसमें बड़ी रचनाएं भी है। अब ये आरबीसी यहां पर बरस्ट हो गई, तो बरस्ट होने के साथ ही आरबीसी में ये छोटे छोटे कण, उसके बाद में बेटे ये छोटी रचनाएं होगी, ये छोटे, और कुछ इसमें ये बड़ी रचनाएं भी होगी। तो ये रचनाएं तो क्या कहलाएगी, हीमोजोइन कणिकाएं, ये तो हीमोजोइन कणिकाएं हैं, है ना। और ये छोटी रचनाएं क्या है, तो ये है माइक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट, और ये बड़ी रचनाएं क्या है, ये है मैक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट। तो जैसे ही रक्त में बेटे, और ये क्या है यहां पर आपके पास में आरबीसी, तो जैसे आरबीसी फटेगी तो आरबीसी के फटने के साथ ही याद रखना कि इसके अंदर मौजूद जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना, जिसको मैं इस तरह से बना सकता हूं, यहां पर आप इस तरह से देख लें कि इसको अपन इस तरह से ले लें बेटे, ये छोटे छोटे कण मैं यहां पर बना रहा हूं, इनको भी मैं व्हाइट से कर देता हूं, ये कण हैं, ये छोटे छोटे कण। तो छोटे छोटे कण को आपने क्या कहा, ये कहा हीमोजोइन कणिकाएं। तो जैसे ही रक्त में हीमोजोइन कणिकाएं मुक्त होगी उस व्यक्ति को बुखार आ जाएगा, यानी मलेरिया के प्रथम लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। उसके बाद में फिर मैंने आपसे क्या कहा था कि बेटे ये जो आरबीसी के ये हैं, ये दोनों के दोनों वापस इंटर करेंगे, वापस री इंटर करेंगे किसमें, आरबीसी में, और आरबीसी में जाकर ये निर्माण करेंगे बेटे किसका, गेमेटोसाइट का। गेमेटोसाइट, गैमेट का नहीं बेटे, याद रखना गेमेटोसाइट का, जो दो प्रकार के होंगे, एक तो कैसा होगा, माइक्रो गेमेटोसाइट होगा, और एक कैसा होगा बेटे, मैक्रो होगा। तो यहां आप देख लें कि जैसे आरबीसी फटेगी तो माइक्रो और मैक्रो क्रिप्टोजोइट बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद में वापस री इंटर करेंगे बेटे, री इंटर करेंगे वापस किसके अंदर, यानी आरबीसी में, और आरबीसी में जाकर क्या बनाएंगे, गेमेटोसाइट। गेमेट नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, गेमेटोसाइट। तो गेमेटोजेनेसिस वो तो बेटे मच्छर के अंदर होता है, लेकिन गेमेटोसाइटोजेनेसिस ये होगा मनुष्य के अंदर। तो यहां गेमेटोसाइट बनेंगे, गेमिट नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। गेमिट तो कहां बनेंगे, मादा एनाफिलीज के अंदर जाकर बनेंगे। तो बेटे यहां पर आप देखो अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जब कोई मादा एनाफिलीज, अब देखो बेटे रक्त में आए माइक्रो एंड मैक्रो मेटा क्रिप्टोजोइट वापस, ये ध्यान रखना, वापस आरबीसी में प्रवेश करते हैं तथा माइक्रो एंड मैक्रो गेमेटोसाइट का निर्माण करते हैं। तो यहां तक की अवस्था है मनुष्य में, कहां तक की बेटे, यानी गेमेटोसाइट के बनने तक की अवस्था। अब युग्मक बनना है, जो मैंने बता दिया था कि मनुष्य का तापमान ज्यादा होता है और युग्मक जनन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो अब बेटे यहां पर देखो दोबारा, जब कोई मादा एनाफिलीज, अब देखो बेटे जब कोई मादा एनाफिलीज इस संक्रमित व्यक्ति को बाइट करती है, संक्रमित व्यक्ति यानी जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जिसके अंदर प्रेजेंट है गेमेटोसाइट, तो काटते तो यह गेमेटोसाइट मच्छर के अंदर चले जाते हैं, जहां युग्मक जनन द्वारा शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करते हैं। तो ये शुक्राणु और अंडाणु का जो निर्माण होगा ना बच्चों, ये मादा एनाफिलीज के अंदर होगा। अब निर्माण हो गया, क्या हो गया, वहां पर शुक्राणु भी बन गए और अंडाणु भी बन गए। अब अगली स्टेप में आप देखिएगा बेटे, हाँ, तो अब क्या हुआ, मच्छर के आमाशय में, ध्यान रखना बेटे, मच्छर के आमाशय में निषेचन, ये ध्यान रखना निषेचन होता है और क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तो यहां मैं समझा दूं कि बेटे यह तो है छोटा यानी माइक्रोगेमेटोसाइट,
और ये है बड़ा जिसका नाम है मैक्रोगैमेटोसाइट। इसमें बेटे यहां पर बना और सपोज करो ये शुक्राणु बना और इससे यहाँ बन गया अंडाणु। तो यहाँ तो क्या होगा, यहाँ होगा बेटे शुक्र जनन और यहाँ पर क्या होगा अंड जनन। तो यह आप देखो कि मच्छर के आमाशय में, और अब यहाँ पर युग्मक जनन, तो इन दोनों में क्या हुआ बेटे निषेचन, यानी यहाँ पर निषेचन हुआ और निषेचन होते ये रचना बनी जिसको आपने क्या कहा जाइगोट कहा। तो देखो ये क्रिया कहां पर हुई, ये क्रिया हुई मच्छर के आमाशय में। तो देखो मच्छर के आमाशय में निषेचन होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का परिवर्धन होता है और फिर क्या बनते हैं स्पोरोजोइट का निर्माण होता है और ये स्पोरोजोइट मच्छर की लार ग्रंथियों में संग्रहित रहते हैं। तो यहां आप देख लो बेटे जाइगोट बन गया, जाइगोट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो बेटे ये किस में बदल जाएगा, उकाइनीट में बदल जाएगा। उकाइनीट थोड़ी सी गोलाकार हो जाएगी तो ये बदल जाएगी बेटे उशिष्ट में, है ना। उशिष्ट थोड़ा सा आकार में बड़ा हो जाएगा तो ये बदल जाएगा स्पोरोंट में। अब स्पोरोंट में ये बदल गया तो बेटे यहां पर इसमें विभाजन होगा और विभाजन के दौरान वो भी कौन सा विभाजन होगा, बीजाणु जनन। ये याद रखना, इसमें विभाजन होगा बीजाणु जनन। और इस तरह से बेटे ये कई सारे यहां पर छोटे छोटे बीजाणु बन जाएंगे और इन बीजाणुओं को आप क्या बोलोगे, इनको कहोगे स्पोरोजोइट, और ये यहां से मुक्त होकर चले जाएंगे लार ग्रंथियों में। तो ये मादा एनाफिलीज के अंदर जीवन चक्र है कि शुक्राणु बन गया, अंडाणु बन गया, दोनों में निषेचन हुआ तो जाइगोट बन गया, जाइगोट थोड़ा लंबा हुआ उकाइनिट बन गया, उकाइनिट गोल हुई उशिष्ट बन गई, उशिष्ट थोड़ी बड़ी हुई स्पोरोंट बन गया। स्पोरोंट के अंदर बेटे बीजाणु जनन होगा जिसको आप कहोगे यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर एफएनडी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा और उसके माध्यम से यहाँ कई सारे ये बनेंगे जिनको आप क्या कहोगे यानी स्पोरोजोइट। ये स्पोरो और ये स्पोरोजोइट फिर मच्छर की लार ग्रंथियों में जाकर संग्रहित हो जाते हैं। तो यहां पर आप देख लें कि बेटे ये लार ग्रंथियों में जाकर संग्रहित हो जाते हैं। अब यहां दे रखा है कि प्लाज्मोडियम द्विपोषीय जंतु है, यह अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों में पूरा करता है। तो बेटे पहला परपोषी है मनुष्य, यह प्रथम पोषद है और प्लाज्मोडियम का इसमें अलैंगिक चक्र होता है और ये ध्यान रखना 2 जगह पर होता है, एक तो आरबीसी के पहले तो लीवर याद कर लेना बेटे, पहले तो लीवर के अंदर होता है और एक कहां पर होता है आरबीसी में। लीवर के अंदर होता है बेटे उसको प्री पेटेंट पीरियड कहते हैं या प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं और जो आरबीसी में होता है उसे इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कहते हैं। और मादा एनाफिलीज के अंदर बेटे इसका जो है द्वितीय या वाहक पोषद है और यहां पर इसका कौन सा जनन होगा, लैंगिक जनन, क्योंकि यहां पर इसमें क्या होता है, यहां होता है बेटे निषेचन। निषेचन तो निषेचन होता है मादा एनाफिलीज के अंदर, इस कारण से मादा एनाफिलीज के अंदर इसका लैंगिक चक्र पूरा होता है। तो देख लो प्लाज्मोडियम द्विपोषीय जंतु है और द्विपोषीय जंतु में प्रथम पोषद मनुष्य है बेटे और द्वितीय पोषद जो है वह मादा एनाफिलीज है जिसे द्वितीय पोषद भी कहते हैं या वाहक पोषद भी कहते हैं। तो यह आपको याद रखना है। अन्य बीमारियां जो है वह है बेटे प्रोटोजोआ से पायरिया, तो ये एंटमीबा जिंजीवेलिस या ट्राइकोमोनास बक्केलिस ये प्रोटोजोआ है जिससे होने वाली बीमारी है कौन सी, पायरिया। तो पायरिया में बेटे बदबू आती है, मसूड़ों से खून बाहर आता है ना, और मुंह से बदबू आती है, इसको पायरिया रोग कहते हैं, ये भी प्रोटोजोआ से होने वाली है। दूसरी बीमारी है बेटे इसको कहेंगे श्वेत पर्दा रोग, यानी श्वेत पर्दा रोग को बेटे ल्यूकेरिया भी कहा जाता है, ल्यूकेरिया, है ना। और ये महिलाओं में ये बीमारी होती है और इसका कोज है बेटे ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, है ना, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस से होता है जिसे श्वेत पर्दर या ल्यूकेरिया रोग भी कहा जाता है। तीसरी बीमारी है डायरिया, अतिसार जिसको कहेंगे, ये भी आंत वाली बीमारी बेटे और ये होती है जियार्डियाना इंटेस्टाइनल, इसमें भी लूज मोशन होते हैं बेटे, दस्त पतली आ जाती है ध्यान रखना और आंत्र में संक्रमण होता है। तो ये रोग है डायरिया। और चौथा रोग है चेगास रोग होता है बेटे जो ट्राइकोमोनास कुर्जी से होता है और यह भी आंत्र को संक्रमित करता है। तो इस तरह से ये 4 तो अपन ने वहां पढ़ लिए बेटे, यानी 4 में देखो अमीबोइसिस अपन ने पढ़ा, है ना, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस,
कालाजार और मलेरिया, ये चार तो वहां डिटेल से पढ़े, और चार रोग बेटे ये अलग से भी मैंने बता रखे हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये याद रखना है कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इस तरह से ये चार रोग और एक्स्ट्रा जो प्रोटोजोआ से होते हैं। तो ये था बेटे हमारे पास में, यानी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो बेटे ध्यान से पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ना, तब जाके बेटे ये याद होगा। खास तौर से मलेरिया पे थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अंदर मलेरिया को डिटेल से दे रखा है, इसी वजह से बेटे मैंने डिटेल से पढ़ाया है। वरना तो जो है क्या कहते हैं, इतना जो है, और वो भी याद करना बेटे, कोई ज्यादा डिटेल नहीं ली मैंने। अगर मैं डिटेल से पढ़ाता तो हो सकता है बेटे बिना मच्छर के काटे आपको ठंड लगना शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि बहुत डिटेल होती बेटे इसकी। लेकिन जितना पढ़ाया है थोड़ा समझ के याद कर लेना, तो आपके नीट में भी ये बेटे काम आएगा। और इसी के साथ में मोशन मंच की ओर से आपको फिर धन्यवाद। थैंक यू।